सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, जो हम लोग घटना चक्र का सीरीज कर रहे हैं उसका आज हम लोग करने वाले हैं अध्याय संख्या 11। कौन सा? अध्याय संख्या 11। 10 अध्याय का क्वेश्चन आंसर अपलोड हो चुका है टेलीग्राम चैनल पे। जो है इसका PDF में मैं डाल दिया हूँ। आप लोग जो है वहाँ पे जाकर देख सकते हैं इन सब चीज़ों को, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसका लिंक। ठीक है, तो चलिए, जिस चैप्टर का नाम है वृद्धि एवं विकास, शारीरिक विकास, मोटर विकास, भावनात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, संज्ञात्मक विकास, इसका हम लोग जो है घटना चक्र से क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये अध्याय संख्या कौन सा है? 11 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10 अध्यायों का जो है क्वेश्चन आंसर अपलोड हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। आज के पहला प्रश्न, किस अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है? ठीक है, जो भी मनोविज्ञान का स्टूडेंट होगा बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। ठीक है, बहुत ही फेमस प्रश्न है कि किस अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है। मतलब कि शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो खिलौने की अवस्था होती है वो होती है शैशवावस्था। क्या होती है? शैशवावस्था। इसमें बालक क्या करता है? अपने खिलौने के साथ खेलता रहता है, बात भी करता है। ठीक है, और यह अवस्था की उम्र कितनी होती है? होती है जन्म से लेके 2 वर्ष। देखिए, ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शैशवावस्था की उम्र कितनी, कहाँ से कहाँ तक होती है। सब कुछ आपको डिटेल में बताया जा चुका है। कृपया करके चैप्टर्स जब पढ़ेंगे, पिछले चैप्टर जो भी है, तो आपको एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शैशवावस्था को खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैशवावस्था को खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है। इस शिशु अपने खिलौने के साथ एकांत में उसी प्रकार से खेलता और बातचीत करता है जिस प्रकार से उसके माता पिता उससे करते हैं। देखिए, बड़ा ही मतलब बहुत ही क्या होता है, सुखद अनुभव होता है जब अपने आप बच्चे के साथ खेलते हैं। खासतौर से बहुत ही छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे एकदम खिलौने की तरह काम करते हैं, ना ज़्यादा बोलते हैं ना कुछ, बस देखते रहते हैं। तो माँ बाप जो है उसे वैसे ही, जैसे एक खासतौर से 1 से 9 महीने का जो बच्चा होता है वो कुछ ना बोलता है ना कुछ करता है, तो आदमी जो है एकदम खिलौने की तरह उसको खेलता है, माँ बाप खेलते हैं। ठीक है, और बच्चा भी थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है, लगभग 1 साल से ऊपर का हो जाता है, तो वो भी अपने खिलौने से वैसे ही बात करता है। उल्लेखनीय है कि शैशवावस्था काल बच्चे के जन्म से 2 वर्ष के बीच का होता है। जो शैशवावस्था होता है कि कहाँ कहाँ से होता है? जन्म से लेके जो है 2 वर्ष के बीच में होता है। अब देखिए, जो भी मनोविज्ञान के चैप्टर हैं उसमें आप एकदम बच्चों में खो जाइए, खासतौर से अपने बचपन को याद करिए। ठीक है, अपने बच्चों को, हालांकि ये शैशवावस्था वाली बातें याद नहीं रहती है, लेकिन उसके बाद की जितनी भी अवस्थाएं हैं, ठीक है, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, प्रौढ़ावस्था हो गया, ये सब याद रहता है। ठीक है, तो अब जब उसमें जाके आप चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल जो है आसान लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 पे आते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, जो शारीरिक वृद्धि होती है और विकास को कहती है, क्या कहते हैं? तत्परता कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, अनुवंशिका कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? देखिए, इसमें शारीरिक वृद्धि भी है और विकास भी है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 2, अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो शारीरिक वृद्धि और विकास होता है, जब शरीर की वृद्धि और विकास होता है, उसको क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं, यानी कि अभिवृद्धि कहते हैं। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुपालन करती है। ये सब कुछ सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इतना छोटा भी नहीं है कि यहाँ पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाए। तो कृपया करके जो है प्ले लिस्ट में जाइएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा प्ले लिस्ट में जाने में, और आप जो है उससे आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या है? जो संवेग शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ की बात हो रही है, देखिएगा, क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम। आगे भी 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, उत्तेजना एवं भाव में उथल पुथल, इनमें से कोई नहीं। जो उसका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि जो संवेग का शाब्दिक अर्थ है, संवेग का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? उत्तेजना एवं भाव में उथल पुथल। देखिए, हम जितने भी संवेग होते हैं सब कुछ बताया जा चुका है। तो उसमें क्या था? क्रोध था, भय था, मतलब कि डर था, सब कुछ था। ठीक है ना, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें थी।
तो कहने का मतलब ये है कि लगभग जो है 16 करीब थे कि 16 था या 22 था, याद नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा सा इस समय, माफ़ करिएगा। मैकडूगल के जो भी थे संवेग थे, सब कुछ जब बताया जा चुका है, सब कुछ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं इसको, इसका वो करते हैं। संवेग शब्द का तात्पर्य जो है आंतरिक भावों का वाद प्रकाशन होना है। क्या है? आंतरिक भावों का वाद प्रकाशन होना है। तो जो अंदर में भावना चल रही है उसको जो है बाहर निकालना है, वो क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। ध्यान रखिएगा। अर्थात मनुष्य या पशु अपनी उत्पन्न संवेदना से, जिसमें प्राणी शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा में एक निश्चित व्यवहार करता है। मतलब कि जो मनुष्य है या कोई प्राणी है, शारीरिक परिवर्तन जो उसमें आता है, उसमें उत्तेजित दशा में एक निश्चित व्यवहार करता है, उसको क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो संवेगात्मक विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक योग्यता है, थकान है या उपयुक्त सभी है। जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन है बताइए? तो देखिए, जो संवेग है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में शारीरिक स्वास्थ्य भी है, ठीक है। और किसी का स्वास्थ्य बार बार खराब होता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका जो है मनोदशा चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो कहने का मतलब कि अगर स्वस्थ आदमी है तो मनोदशा उसका ठीक भी रहता है। तो कहने का मतलब कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का विकास होता है। मानसिक योग्यता भी है, कैसी उसकी मानसिक क्षमता है, योग्यता है। थकान भी है, अगर थका आदमी है तो भी उसकी जो है संवेग पर असर पड़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो तीनों कारक जो दिए हुए हैं वो सभी जो है क्या है, इस पर असर डालते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, ठीक है, डी ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब उपयुक्त सभी सही हैं। देखिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नवत हैं। जो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है और किशोरावस्था। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आता है, उसके बाद किशोरावस्था आता है। बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक है? 2 से लेके लगभग 12 तक है, 12 वर्ष तक। किशोरावस्था कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेके 18 वर्ष तक, ठीक है। तो यहाँ जो संवेगों का विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उसमें शारीरिक विकास है आपका, मानसिक विगोता है, थकान है, वंशानुक्रम है, मतलब कि माँ बाप पे भी थोड़ा सा असर पड़ेगा। जो भी बच्चे के माँ बाप हैं, उसके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं। पारिवारिक वातावरण है, अभिभावकों का दृष्टिकोण है, ठीक है, कैसा अभिभावक है, उनसे कैसा बिहेव करते हैं बच्चों से। सामाजिक आर्थिक स्थिति है और विद्यालय भी है। तो कहने का मतलब ये सब कुछ जो उसके माहौल में जुड़ा हुआ है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, सब कुछ जो है उसके संवेग पे असर डालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या किस पे आते हैं हम लोग? 5 पे आते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। बताइए किसका महत्व है? बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? खेल का महत्व है, बाल साहित्य का महत्व है, दिनचर्या का महत्व है, संचार माध्यम का महत्व है। देखिए, सामाजिक विकास में तो इन सब का महत्व है, सीधी सी बात है। लेकिन बात क्या हो रही है? विशेष महत्व की बात हो रही है, विशेष महत्व। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों में आपको थोड़ा सा बहुत ही अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, तब जाके आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। क्योंकि आप तो पढ़े हैं कि यदि भाई बालक के सामाजिक विकास में ये सब सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं, लेकिन विशेष रूप से कौन महत्वपूर्ण है? तो वो है आपका ए ऑप्शन, ठीक है। क्या है? खेल। क्या है? खेल है, ठीक है। तो खेल विधि द्वारा बच्चों का सामाजिक विकास अत्यंत सकारात्मक रूप से होता है। देखिए, छोटे पद पर गार्जियन जो है उसको रोकते हैं, किस लिए? अरे इतना मत खेलो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे भाई, कम से कम जो है उसको कम से कम जब तक बच्चा जो 9th क्लास तक नहीं पहुंच जाता है, 9th या 10th में, तब तक उसको थोड़ा सा खेलने भी दीजिए। क्यों? क्योंकि उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों के लिए खेल बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। खासतौर से आउटडोर गेम, जो जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, ऐसे गेम्स को उसको खेलने दीजिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा? उसका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाएगा। तो फिलहाल जो है, क्योंकि खेल की शिक्षण विधियां द्वारा बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है। जो भी दिया गया है, खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम, उसमें जो है खेल महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षण विधि द्वारा खेल और मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, जिसके कारण बच्चों में समायोजन
समूह के रूप में कार्य करने की क्षमता के साथ साथ शारीरिक वृद्धि भी तीव्र गति से होती है। ठीक है, सब कुछ क्या होता है, तीव्र गति से होता है। किसकी, समूह कार्य करने की क्षमता के साथ साथ समूह में, क्योंकि समूह का गेम कोई भी होता है, खेल तो समूह में होता है, तो समूह में कार्य करने की क्षमता भी डेवलप होता है, टाइमिंग भी डेवलप होती है, शरीर का बैलेंस भी बनता है। ठीक है, अब बच्चा उसमें जो है दिमाग भी लगाता है कि कब कैसे जो है अपने गेम की रणनीति चेंज किया जाए, तो उसके दिमाग का भी विकास होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब खेल एक बेस्ट माध्यम है, और खास तौर से बचपन में तो खेल ही कहते हैं। हमारे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि खेल ऐसी विधि है जिसमें मतलब बचपन में खेल, कोई ऐसा खेल नहीं जो बच्चा खेलना नहीं चाहता। यहाँ तक कि बच्चा जो है नए नए खेलों को निजात भी करना चाहता है। ठीक है, अलग अलग से खेल बनाता है जब उसके पास संसाधन नहीं होते हैं। तो चलिए 6वें प्रश्न पे आते हैं कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए 4 सुस्पष्ट स्तरों को कौन पहचाना है, पियाजे द्वारा, एरिक्सन द्वारा या कोहलबर्ग द्वारा। तो देखिए ये 4 स्पष्ट स्तर तो आपको एकदम रट जाना चाहिए था। ठीक है, नाम के साथ इसको किसने कहा है, तो जीन पियाजे साहब ने कहा। इस पर तो मैं एक पूरा चैप्टर ही डाला हूँ। ठीक है, जो भी यूथ पब्लिकेशन बुक है उसकी हेल्प से पूरा एक चैप्टर ही डाला हूँ उसमें, तो देख लीजिएगा। पियाजे साहब ने 4 स्तर दिया है इसके बच्चों के बौद्धिक विकास पर। सुस्पष्ट 4 स्तरों को पहचान पियाजे साहब ने किया है। ये सारे चारों स्तर याद होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, एकदम रटा होना चाहिए, और ये भी लाइन से, जैसे संडे मंडे ट्यूजडे याद होता है ना, इसी तरह से ये भी रटा होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चारों हैं। संवेदी पेशी अवस्था, और सब कुछ जो डिटेल में बताया गया है कि संवेदी पेशी अवस्था क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक क्या अवस्था क्या है, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। आपको जाके वहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। 7वां प्रश्न पे आते हैं, निम्न में कौन जो है प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। प्राथमिक, एक एक शब्द पे ध्यान रखिएगा। प्राथमिक जो कीवर्ड होता है मैं वहाँ पे गोला मार देता हूँ। ठीक है, प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम क्या है, सरकार है, मीडिया है, परिवार है या विद्यालय है, बताइए कौन जो है बच्चे के प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। तो 7वें का जो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि परिवार। देखिए बच्चा परिवार में जन्म लेता है, माँ बाप ही उसके जो है पहले, खासतौर से माँ पहली शिक्षक होती है। जैसा वो इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, जैसा उस बच्चे के अंदर गुणों को भरा जाता है, वैसा जो है बच्चा डेवलप होता है और अपने परिवार से सीखता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने परिवार में ही रहता है ज़्यादातर, तो अपने चाचा चाची से, दादा दादी से, माता पिता तो बता ही चुका हूँ, भाई बहन, सब कुछ। सबसे क्या होता है, समाजीकरण उसका होना वहाँ से शुरू हो जाता है। जो सबसे प्रथम जो है, प्राथमिक जो है वो क्या है, परिवार है समाजीकरण के लिए। तो देखिए बच्चे के समाजीकरण में परिवार की मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार ही बच्चे के प्रथम पाठशाला होता है। क्या होता है, परिवार बच्चे क्या होता है, प्रथम पाठशाला होता है। बच्चे द्वारा परिवार के साथ जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्या करता है कि बच्चे द्वारा परिवार के साथ जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह बच्चे के व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान रखिएगा, परिवार का बड़ा असर होता है बच्चे पे, उसके बाद जो है समाज का असर होता है, उसके बाद जो है विद्यालय का असर होता है। सब कुछ, सबका असर है, ऐसा नहीं किसी का असर नहीं, उस देश का भी असर है। ठीक है, उस देश का भी असर है। क्यों, क्योंकि जैसा उस देश के राजनीति करेंगे वैसे उसके बच्चे का विचारधारा भी बनेगा। सबका असर है, लेकिन मुख्य उस पर जो प्राथमिक की बात हो रही है तो वहाँ पे जो है परिवार का असर है, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है, तो आकार, ईमानदारी, भाषा या अनुराग। कौन जो है आयाम मानसिक विकास के तहत आता है, जो 8वां है उसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है, तो वो भाषा हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए मानसिक विकास से तात्पर्य क्या है, मानसिक शक्तियों के वृद्धि होने से है। ठीक है, जिसके अंतर्गत संवेदनशीलता आती है। देख लीजिए मानसिक विकास में क्या क्या आता है, संवेदनशीलता आती है, प्रत्यक्षीकरण आता है, प्रत्यय आता है, निर्माण आता है, अवलोकन, ध्यान, स्मृति मतलब याद करना होता है किसी चीज़ को, कल्पना करना जानते हैं, चिंतन करना, तर्क करना, निर्णय लेना, बुद्धि, भाषा,
अधिगम, सीखना और उसको जीवन में अप्लाई करना अधिगम होता है, इत्यादि संज्ञानात्मक बौद्धिक शक्तियाँ आती हैं। तो कहने का मतलब ये सारी बौद्धिक उसमें है। और भाषा जो है क्या करता है, भाषा का क्या काम है आप बताइए, कि मानसिक विकास के तहत ये आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन को प्रारंभ होने के लिए, इसमें से शुरू होने के लिए, प्रारंभ मतलब क्या, दौर शुरू होने के लिए क्या आवश्यक, बताइए। पूर्वानुभव, तर्क, भाषा या समस्या? आप चिंतन कब करते हैं? किसी चीज़ का चिंतन मतलब होता है चिंतन में अंतर है, ध्यान रखिएगा। चिंता होता है जो काम बिगड़ गया है उसके बारे में सोचना है, और चिंतन क्या होता है, जो अभी आपके सामने समस्या आई है उसको कैसे उसका हल निकाला जाए, समस्या का हल निकाला जाए, ये क्या होता है, चिंतन होता है। तो वैज्ञानिक क्या करता है, वैज्ञानिक लोग जो है हमारे चिंतन करते हैं, लेकिन जो एक हारा हुआ व्यक्ति है, जो पश्चाताप में डूबा हुआ व्यक्ति है, वो चिंता करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 9वां जो का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका समस्या। मतलब कि चिंतन जो है कि प्रारंभ जो है किससे होती है, समस्या से होती है। जब तक समस्या नहीं होगा आप चिंतन नहीं करेंगे, जब तक समस्या नहीं होगी आप उसका हल कैसे निकालेंगे, ये भी सोचिए। चिंतन में स्पष्ट रूप से कोई ना कोई समस्या होती है। वस्तुतः किसी समस्या को उत्पन्न होने पर ही चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। किसी समस्या के उत्पन्न होने पर ही चिंतन की प्रक्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 पर आते हैं। अब देखिए शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। शारीरिक विकास जानते हैं, शरीर का विकास, ठीक है, जिसको फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वृद्धि, या ये सभी। तो सीधी सी बात है, सब कुछ जो है शरीर में आता है, तो शरीर के विकास में क्या आता है, ये आ जाएगा। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका 10वें का डी। ठीक है, शारीरिक विकास में क्या आ जाएगा, स्नायु मंडल भी आ जाएगा, मांसपेशियों की वृद्धि भी आ जाएगी, और एंजाइम्स की वृद्धि भी आ जाएगी, मतलब कि जो भी ग्लैंड्स हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो स्नायु मंडल हो गया, मांसपेशियों की वृद्धि हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या तीनों जो है शारीरिक वृद्धि के क्षेत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 11 पर आते हैं। देखिए 2 बुक्स को हम लोग लेके चल रहे हैं साथ में, घटना चक्र को और यूथ पब्लिकेशन को। तो यूथ कंपटीशन का जो बुक है वो उसके 85% कोर्स खत्म हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो है 90% कोर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे उसमें, और इसका भी जो है लगभग आज 55% कोर्स मतलब क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग बहुत अच्छी तैयारी में चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा भटकने की कोशिश मत करिएगा, आपको अपने सिलेबस पे फोकस्ड रहना है। फोकस रहना योर सिलेबस प्लीज। जैसे आप सिलेबस पे फोकस रहते हैं और चीज़ों की समझ को डेवलप करिए, ठीक है, क्योंकि मनोविज्ञान का सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र का सब्जेक्ट है, बिना समझ डेवलप हुए ही, और बायोलॉजी का भी सब्जेक्ट है, बिना आपके समझ को डेवलप हुए आप क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। कुछ तर्कपूर्ण क्वेश्चन भी आएंगे जो किसी भी बुक में नहीं मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। वो आपके सिंपल तर्क से ही सॉल्व होंगे, ठीक है, सिंपल तर्क से। और उस वहाँ पे तर्क किसका काम करेगा, जो अच्छी तरह से जो है, जिसको चैप्टर्स का ज्ञान होगा, समझ डेवलप होगा, ठीक है। पहले आप चैप्टर्स का ज्ञान लीजिए, फिर जो है क्वेश्चन को क्या करिए, अटेम्प्ट करिए, नहीं तो हवाई वाला मामला सब कुछ हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। जीन पियाजे की थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? जो जीन पियाजे साहब की थ्योरी है वो किस पर आधारित, बताइए। मनोलैंगिक विकास के आधार पर, कि नैतिक विकास पर, कि मनोसामाजिक विकास पर, कि संज्ञानात्मक विकास पर, बताइए। तो जो 11 का उत्तर हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा, हो जाएगा डी ऑप्शन। एकदम रटा होना चाहिए कि जीन पियाजे साहब के संज्ञानात्मक विकास का नाम ही था, ठीक है। तो देखिए जो जीन पियाजे साहब कहाँ के वैज्ञानिक हैं, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक है, ये भी ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चिकित्सक मनोवैज्ञानिक थे, जो बाल विकास के लिए किए गए एक प्रसिद्ध, उनका जो है बाल विकास के क्षेत्र में काम जो है उनका प्रसिद्ध है। जीन पियाजे का सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक विकास, ये थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर आधारित है। उनका नाम ही, उनकी थ्योरी का नाम ही है कि थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसको रट लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। बार बार देखिए, रटने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ किसी चीज़ को रटिए मत, आप जो है 10 से 12 बार उसको रिवाइज करिए, रिवाइज पूरे कोर्स का, ठीक है, 10 से 12 बार। वो कैसे हो पाएगा,
वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपको एक बार ढंग से पढ़िए, दूसरी बार जब पढ़ने के लिए तो उसका शार्ट नोट्स बनाइए। पहली बार में शार्ट नोट्स मत बनाइए, कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बार में शार्ट नोट्स बनाइए और देखिए क्यों नहीं आपका जो है उसी शार्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। जो भी यहाँ पे कमजोर पॉइंट है उसको थोड़ा सा और अधिक रिवाइज कर लीजिए, और एग्जाम से पहले जो है बिल्कुल रिवाइज करके जाइए। सिलेक्शन होगा क्यों नहीं होगा, ठीक है। अभी भी मैं कहता हूँ कि अभी भी पढ़ने वाले छात्रों की कमी है, ध्यान रखिएगा। इतनी नौकरी की मारामारी है मैं जानता हूँ, लेकिन अभी भी ढंग से पढ़ने वाले छात्रों की कमी है। अभी भी मैं कहता हूँ इस इतने ऐसे क्योंकि जो ढंग से पढ़ाई की जाती है बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अभी भी ढंग से पढ़ने वाले छात्रों की कमी है, तो इतना आप कर लेंगे जैसा मैं कह रहा हूँ, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। और नहीं होगा तो बताइएगा कि हाँ सर मैं इतना करके गया था, आपका मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। इतना आप करके जाइएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के सीखने का प्रतिपादन किया है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को सीखने का प्रतिपादन किसने किया है? थर्नडाइक साहब ने किया है, इवान पावलोव साहब ने किया है कि वाटसन और या एर्नोल्ड साहब ने किया है? जो 12 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि इवान पावलोव साहब ने किया है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब इस थ्योरी का नाम जो है डायरेक्ट पावलोव साहब के साथ आता है, तो इस थ्योरी को रट लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन के आएंगे। इसमें बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप जो है कोई सीटेट का एग्जाम या कोई टीचिंग का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, सिंपल से प्रश्न आएंगे, समाज जो भी मनोविज्ञान से होगा, लेकिन आएंगे तो है ही। तो भाई आपको ढंग से करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 13 पर आते हैं। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी मुख्य तौर पर प्रभावित होती है। जो पर्सनालिटी होती है मुख्य, देखिए अब यहाँ पे मुख्य लग रहा है, पर्सनालिटी तो सबसे प्रभावित होती है जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से किससे होती है? बातचीत से, हाव भाव से, या सामाजिक क्रियाकलापों से, या भाषा से। जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है। जो व्यक्तित्व होगा, पर्सनालिटी होगा, मुख्य तौर पर प्रभावित होती है सामाजिक क्रियाकलापों से। तो व्यक्तित्व शब्द जो है लैटिन के पर्सना से शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है मुखौटा या ओढ़ा गया चेहरा। क्या होता है? मुखौटा है या ओढ़ा गया चेहरा है। हालांकि प्रश्नगत सभी विकल्पों में व्यक्तित्व प्रभावित होता है। मैं पहले बता दिया था कि इन सभी चीज़ों से व्यक्तित्व प्रभावित होता है, लेकिन मुख्य रूप से बात हो रही है तो उस सामाजिक क्रियाकलापों से प्रभावित होता है। देखिए जब 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपके सामने, तो यू हैव टू चूज बेस्ट ऑप्शन इन ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन, ठीक है। आपको जो है बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। आपको हो सकता है कभी कभी सारे ऑप्शन सही हों, लेकिन आपको बेस्ट चूज करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 14 पे आते हैं। शिशुओं के लिए मनोसामाजिक विकास का चरण है। जो शिशुओं के लिए मनोसामाजिक विकास का चरण क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम हीनता, पहल बनाम अपराध, या स्वायत्त बनाम शर्म। जो शिशुओं के मनोसामाजिक विकास के चरण में क्या आता है इसमें बताइए? पहला है ए, विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है। जो शिशुओं के लिए मनोसामाजिक विकास का चरण है वो विश्वास बनाम अविश्वास है। विश्वास यानी कि ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट के बारे में कहा गया है, ये ह्यूमन वैल्यूज का बता रहा हूँ आपको। ह्यूमन वैल्यूज एक सब्जेक्ट है कि विश्वास जो है किसी भी रिश्ते की क्या है? एक सीढ़ी है, शुरुआती सीढ़ी है। जब तक आपको किसी से बीच पे विश्वास नहीं होगा, आपका उससे कोई रिश्ता नहीं बन सकता है, ठीक है। विश्वास जो है किसी भी रिश्ते की क्या है? प्रथम प्राथमिक सीढ़ी है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 15 पे आते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का संस्थापक कौन है? अब देखिए ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक किसको कहा गया है? एरिक्सन साहब को कहा गया है, जेराल्ड कैपलान साहब को कहा गया है, सिगमंड फ्राइड साहब को कहा गया है, या इगो कार्लेटी को कहा गया है? जो आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक हैं वो हैं सिगमंड फ्राइड साहब। कौन है? सिगमंड फ्राइड साहब है। तो सिगमंड फ्राइड साहब को क्या कहा गया है? आधुनिक मनोविज्ञान का संस्थापक माना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 16 पे आते हैं। एक शिक्षक द्वारा कोई पाठ सिखाने के लिए तैयार की गई योजना को कहा जाता है। देखिए एक शिक्षक जब किसी चीज को सिखाने के लिए योजना बनाता है, योजना मतलब क्या होती है? तैयारी, पूरी तरह से प्लानिंग कि बच्चे को जो है पूर्ण रूप से कैसे समझाया जाए, कहाँ बच्चा कमजोर हो सकता है, किस तरह से समझाया जाएगा तो बच्चा एकदम पूरी तरह से समझ जाएगा, ठीक है। और इस चैप्टर में कौन कौन से क्रक्स हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट हैं, कहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देना है, जो उसके
इस चैप्टर को समझने में हेल्प करेगा खास तौर से, और परीक्षा रूपी भी महत्वपूर्ण है, और आने वाले कंपटीशन में भी ये काम करने वाला है, ठीक है, और जीवन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, ठीक से। तो कहने का मतलब ये होती है प्लानिंग। तो इस प्लान को क्या कहते हैं, जब शिक्षक जो है पाठ को तैयार करके आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, इकाई योजना, पाठ योजना, पाठ्यक्रम योजना या मास्टर योजना। तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि पाठ योजना। ध्यान रखिएगा, पाठ योजना, सब कुछ नाम जो है संबंधित है, लेकिन पाठ योजना जो है याद कर दीजिएगा, इसको लेसन प्लान भी कहते हैं अंग्रेजी में। एक शिक्षक कोई पाठ सिखाने के लिए तैयार की गई योजना को क्या कहते हैं, पाठ योजना, लेसन प्लान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 17 पे आते हैं। किस आयु की किस अवधि को पियाजेट की सिद्धांत के पूर्ववर्ती अवस्था माना गया है। देखिए, जो जीन पियाजे साहब ने सिद्धांत दिया है वो एक उम्र के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उनका अलग उम्र डिफाइंड है। तो हर जो भी विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक हैं, विशेष मनोवैज्ञानिक हैं, खासतौर से जो जीन पियाजे साहब हैं, उनका जो है आप जो है जो 4 दिया हुआ है संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी में 4 स्टेजेस, उसको जो है उम्र के साथ याद करिएगा कृपया करके। नाम तो याद करना ही है, नाम के साथ उम्र भी याद करिएगा, थोड़ा सा उसके डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। तो जीन पियाजे साहब की जो भी चैप्टर है उसको मैं एकदम उन्हीं के नाम से उसको अपलोड किया हूँ, ठीक है, तो उसको जाके देख लीजिएगा। अब ये कहना है कि पियाजे साहब की जो पूर्ववर्ती अवस्था है उसको कौन सी किस उम्र के लिए माना गया है, 5 से 11 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, या 11 वर्ष से उससे अधिक वर्ष, ठीक है। देखिए उसका 17 का हो जाएगा बी, यानी कि 2 से 7 वर्ष। जो जीन से पियाजे साहब की जो है 2 से 7 वर्ष की जो अवधि हो उसको पियाजे की सिद्धांत की पूर्ववर्ती अवस्था माना गया है। जब उस चैप्टर को आप जाके पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार कितना आसान है, लेकिन देखिए आसान तब होगा जब आप इसको नोट्स बना लेंगे थोड़ा सा, और उसमें मेन पॉइंट लिख के और इसको कई बार रिवाइज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम आदमी की एक प्रकृति होती है भूलने वाली, ठीक है, सबको भूलता है, नहीं भूलेगा तो आदमी पागल भी हो जाएगा। लेकिन भाई एग्जाम के समय तक तो आपको याद रहे कम से कम। 18वां प्रश्न पे आते हैं और लास्ट प्रश्न है, इसी के साथ थोड़ा अपील भी करते हैं आपकी, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है, इतना तो हम कह सकते हैं आपसे। डैश को किसी व्यक्ति के व्यवहार, भावना और संज्ञानात्मक कार्यों की व्यवस्थित मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। डैश को किसी व्यक्ति के व्यवहार, भावना और संज्ञानात्मक कार्यों के व्यवस्थित मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। जिसको मानसिक स्थिति को, परीक्षण को, इतिहास संग्रह को, न्यूरोलॉजिकल परीक्षा को या प्रक्रिया रिकॉर्डिंग को। तो उसका उत्तर हो जाएगा ये, हो जाएगा मानसिक स्थिति के परीक्षण को, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के व्यवहार, भावना और संज्ञानात्मक व्यवहार के व्यवस्थित मूल्यांकन को मानसिक स्थिति को परीक्षण कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मानसिक स्थिति का परीक्षण कहा जाता है। किसको? किसी व्यक्ति के व्यवहार के, भावना को, संज्ञानात्मक कार्यों के व्यवस्थित मूल्यांकन को मानसिक स्थिति का उसका परीक्षण कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, थोड़ा सा कमेंट करिए, सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिए, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका, ठीक है। बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद।